हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस हिंदी क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें आप सभी को पता ही है कि टीजीटी में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पीजीटी में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनको क्या कहते हैं? उनको स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसको कहते हैं? तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन होते हैं किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बोली किसको कहते हैं? तो बोली आपकी क्षेत्रीय भाषा होती है। आप जहां पर जिस जगह पर आप रहते हैं वहां पर जो आपकी भाषा है वही आपकी बोली होगी। तो क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, जैसे आप गुजरात में रहते हैं तो वहां गुजराती बोली जाती है, आप पंजाब में रहते तो वहां पंजाबी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूध शब्द डैश संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको पता है दूध का जो फॉर्म है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म है, तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। दूध एक पदार्थ है, दूध क्या है? पदार्थ रूप में होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और आपको पता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को हिंदी की 2 वीडियोस डेली मिल रही हैं, जिसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। और जो सेकंड वीडियो आपको मिलती है इसमें आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग टॉपिक क्लियर होगा तभी आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इन दोनों वीडियोस को आप लोग देखते रहिएगा, ज्यादा टाइम नहीं इसमें लगेगा आप लोगों को। एक बार आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा तो आपको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसके बाद में हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और इसके बाद में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, इसके बाद में भाववाचक संज्ञा, और फोर्थ नंबर पर आपका हो जाएगा पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। 5वें नंबर पर हो जाएगा समूहवाचक। 5वें नंबर पर है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में भेद भी पूछ लिए जाते हैं। कौन से भेद हैं? आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और एक चौथा या 5वां ऑप्शन आपको अलग से दिया जाएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें बताइए संज्ञा कौन सी है। तो आपको याद रखना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेरा कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। यहाँ पर आपसे कपड़ा बताया गया है, कितना लगेगा? 3.5 मीटर लगेगा। तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? परिणाम वाचक हो जाएगा। आज की क्लास में ही आपको बताया था कि यहाँ पर आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है। अगर आपने प्रीवियस क्लास अच्छे से देख ली होगी तो आपके आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इजिली कर पाएंगे। और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। संख्यावाचक यहाँ पर इसलिए नहीं होगा। देखिए जो संख्यावाचक विशेषण होता है इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो आपका निश्चित हो जाएगा, दूसरा अनिश्चित हो जाएगा। तो संख्यावाचक में क्या होता है? जैसे वेद, तो आपको पता है वेद की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है, ये निश्चित है, बिल्कुल फिक्स है। पांडव की संख्या कितनी है? 5 है। शास्त्र कितने हैं? 6 हैं। तो जहां पर संख्या निश्चित हो जाती है उसको निश्चयवाचक संज्ञा कहते हैं। और आप लोगों को ये पता होगा कि संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ पर हम करते हैं। संख्यावाचक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? यदि संख्यावाचक विशेषण आपसे पूछ लिया जाए तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ये किसका बोध कराता है? तो संज्ञा का बोध कराता है। संज्ञा या सर्वनाम का बोध कराता है। संज्ञा या सर्वनाम का बोध कराता है। इसको क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा है 4 वेद होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, और दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाएं होती हैं। तो ये किस में आएगा? ये आपका आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण में। और यह संख्या किस प्रकार की है? तो यह निश्चित संख्या है। अनिश्चित में तो जैसे कि आपको पता है काफी है, कुछ है, थोड़ा है, बहुत है,
अधिक है, तो इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। किसको कहते हैं? तो यदि कुछ आ जाए, थोड़ा आ जाए, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ये अनिश्चितवाचक संज्ञा विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। पुल्लिंग का यहाँ पर चयन करना है, क्या सही होगा? हवा चल रही है, कोयल कूकू कर रही है, शिक्षा दी जा रही है। दारा यहाँ पर जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। दारा सिंह कह सकते हैं, अगर ना आपको पता हो तो दारा सिंह ये एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा और ये पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट है, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो यहाँ पर जो प्रयुक्त काल होगा वो वर्तमान काल हो जाएगा। यहाँ पर ये कहा गया है तुम बैठो, मतलब प्रेजेंट की बात की गई है, तुम बैठो मैं अभी आ रहा हूं। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और इसमें है क्या? इसमें संभाव्य काल है। ये है क्या? आपसे वर्तमान काल में भी पूछा जा सकता है, किस प्रकार का काल है? तो संभाव्य वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है। भूतकाल तो आप लोगों को पता है कि इसको क्या कहते हैं? पास्ट में जो बीत चुका है, ठीक है। जैसे आप कहीं गए हैं और आपका फ्रेंड सो रहा हो, तो आप क्या कहेंगे कि जब आप गए थे तो वह सो रहा था। तो पास्ट में क्या होता है? था थी थे आ जाए तो भूतकाल होगा। था थी थे आ जाए तो भूतकाल होगा। और यहाँ पर साथ में क्या आ जाए? यहाँ पर आ जाए या ए आ जाए, तो ये भी आपका भूतकाल में आएगा। और भूतकाल के भेद कितने होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इतना ज्यादा डीप में पूछेगा भी नहीं, तो बस जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है, उनको यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। संभाव्य भूतकाल में क्या होता है? संभाव्य का मतलब ही क्या होता है? संभावना, संभावना हो, किसी व्यक्ति के जाने की संभावना हो, आने की संभावना हो, या कुछ करने की संभावना हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं कि राम कल कल स्कूल गया होगा, कल स्कूल गया होगा। तो पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर गया होगा, गई होगी, इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा संभाव्य भूतकाल। और भविष्य काल में क्या होता है? करेगा, खाएगा, पिएगा, जाएगा। तो इस प्रकार से गा गी गे आ जाए तो यहाँ पर भविष्य काल होगा। गा गी गे आ जाए तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। और आपको पता है कि भविष्य काल के भेद कितने होते हैं? तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है? तो श्रृंगार का श्रृंगार होता है। यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा, श्रृंगार होता है। नेक्स्ट है, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर डैश उपसर्ग के रूप में प्राप्त होता है। संगम जब आप बोलते हैं तो सम प्लस गम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधा माँ हो जाएगा यहाँ पर, सम प्लस गम, संगम। तो उपसर्ग कहा गया, उपसर्ग तो पहले लगता है, तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, सम। नेक्स्ट है, अज्ञ का क्या होता है? अज्ञ का यहाँ पर विलोम हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का यहाँ पर विज्ञ हो जाएगा। और यहाँ पर सर्वज्ञ किसका होगा? सर्वज्ञ किसका होगा? तो अल्पज्ञ का हो जाएगा, सर्वज्ञ अल्पज्ञ का हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतिथि का पर्यायवाची क्या है? अतिथि का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर आगंतुक, जो आया हो, ठीक है, आगंतुक हो जाएगा। और यहाँ पर अतिथि का क्या हो जाएगा? मेहमान, तो सभी को पता है मेहमान है। और एक आप लोगों ने गांव में शब्द सुना होगा, पहुना, ये भी आपका अतिथि के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक शब्द और सुना होगा आप सभी ने, अभ्यागत, अभ्यागत, ये भी किस में आएगा? तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द है, अभ्यागत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, कोटि का अन्य अर्थ डैश होता है। तो देखिए, कोटि या आपकी श्रेणी हो सकती है, या कोटि आपका करोड़ के लिए भी प्रयोग होता है। तो जो कोटि का अर्थ है, ये श्रेणी के लिए प्रयोग किया जाता है और करोड़ के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा। कोटि का प्रयोग धनुष के सिरे के लिए किया जाता है, धनुष का सिरा। कोटि का प्रयोग किसके लिए भी किया जाता है? तो धनुष का सिरा के लिए प्रयोग किया जाता है।
और अंक तो आप लोगों को पता है कि अंक में क्या हो जाएगा, अंक का क्या होगा, अंक का निशान हो जाएगा, अंक का निशान हो जाएगा। संख्या आपको पता है, अंक यहाँ पर क्या है, गोद भी है और नाटक का अध्याय भी है। इसके बाद में अगर हम अंबर की बात करें, अंबर का अर्थ क्या हो जाएगा, अंबर का अर्थ क्या होगा, देखिए यहाँ पर अंबर, तो अंबर का किसके लिए प्रयोग होता है, अंबर, तो अर्थ यहाँ पर वस्त्र के लिए भी हो जाएगा, वस्त्र है। अंबर आपको पता है आकाश तो होता ही है, आकाश से, और यहाँ पर अंबर किसके लिए हो जाएगा, बादल के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द अप्रमेय होगा, तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और जिससे मापा ना जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, जिससे मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अपरिमित है। नेक्स्ट है, शब्द प्लस अर्थ संधि से कौन सा शब्द बना है, तो जैसे कि इसको जब आप मिलाते तो क्या बोलते हैं, शब्दार्थ बोलते हैं, शब्दार्थ, डी आंसर यहाँ पर सही है, शब्दार्थ। और इसमें आपसे यदि संधि पूछ ली जाए तो यहाँ पर छोटा आ और ये छोटा आ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ, छोटा आ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ, और बड़ा आ किस में आएगा, तो दीर्घ स्वर संधि में हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, डी। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट है, सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है क्या, जो सामासिक पद है इसको तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है, इसको क्या कहेंगे, संधि विच्छेद कहेंगे, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। नेक्स्ट है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगर संयुक्त वाक्य होता तो यहाँ पर और लगा होता, ठीक, और लगा होता, तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। जो मिश्र वाक्य होते हैं इनको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है, इसमें समुच्चय बोधक, आंसर आपने देखा है सी सही है। नेक्स्ट है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होना, आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है, गुड़ गोबर करना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना, तो यहाँ पर मजा किरकिरा कर देना, मजा किरकिरा कर देना, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। या बना बनाया काम बिगाड़ देना, काम को बिगाड़ना, काम को बिगाड़ देना, इसके लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, गुड़ गोबर करना, काम को बिगाड़ना। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में आपको बताना है क्या सही होगा। तो या तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद में यहाँ पर गद्यांश पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है क्या, तो सही शीर्षक यहाँ पर बताना है क्या सही होगा, किसके बारे में बात की गई है ये बताना है। देखिए गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आप सभी के सिलेबस में बताया गया है, इसलिए आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर गद्यांश में क्या कहा गया है कि क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं, बात तो क्रोध करने की हो पर अपने आप को शांत रखना भी योग है, अपने आप को शांत रखना क्या है, योग है। महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ, एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है और यही से आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया था, आपसे ये पूछा गया था कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। शांत रहने के लिए कहा गया है कि आप अपने आप को शांत रख सकते हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकते हैं, तो शांत रहो और सुखी रहो, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है। अभी आपने देखा है महायोग, क्या नाम दिया गया है, महायोग दिया गया है। एक बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए शांत रखना ही योग है
और इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। तो महायोग आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है कि व्रज भाषा है क्या। तो व्रज भाषा यहाँ पर क्या है, आंसर आपका बी सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी है। व्रज भाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है। पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है, उपभाषा की बोली है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि आपसे ये पूछा गया है कि ये पंक्ति किसकी है, किसके द्वारा ये कहा गया है। बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। तो ये किसकी पंक्ति है, ये पंक्ति हो जाएगी कबीरदास की। ये पंक्ति किसकी है, कबीरदास की यह पंक्ति है। पहला आंसर सही है। और जो कबीर है ये किससे संबंधित है, ये किस काव्य धारा से संबंधित है, ये किस काव्य धारा से संबंधित है। तो यहाँ पर निर्गुण ज्ञान मार्गी, निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा से संबंधित है, संत काव्य धारा से संबंधित है। और कबीरदास की जो प्रमुख बीजक है, इसमें किसको संकलित किया गया है, बीजक में किसको संकलित किया गया है, साखी सबद रमैनी को, साखी सबद रमैनी को, साखी सबद रमैनी को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है पहला सही है। आप लोगों को बता दें कि यदि आप सभी ने रीजनल लैंग्वेज हिंदी चूज की है तो आप सभी को पूरी कंप्लीट ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। और आप लोगों को लगता है कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो देखिए ये अलग अलग वीडियो नहीं है। आप लोग टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस में किसी भी टीचिंग पोस्ट की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चाहे आप सभी का यदि हिंदी के साथ आपने रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश तो आपका अलग हो जाएगा, लेकिन हिंदी चूज किया तो आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।